नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। इमरजेंसी की 50 साल बाद बीजेपी को एक बार फिर आपातकाल की याद आई। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का पद ग्रहण करते ही ओम बिरला को इमरजेंसी की याद आई। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने आपातकाल पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। ओम बिरला ने अपने पहले वक्तव्य में 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल की जोरदार निंदा की। ओम बिरला ने अपने वक्तव्य में कई बार कांग्रेस और काला दिन का जिक्र किया। इस पर कांग्रेस पार्टी के सांसद खड़े हो गए और शोर करने लगे। हालांकि उन्हें अपने गठबंधन साथियों से ही समर्थन नहीं मिला। सपा, टीडीपी और टीएमसी संसद ने आपातकाल पर अध्यक्ष के वक्तव्य का समर्थन किया और अपनी सीट पर बैठे रहे। ओम बिरला ने आपातकाल लगाए जाने की निंदा का प्रस्ताव पढ़ा और इसे संविधान पर हमला करार दिया तो कोई भी से नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित करने के खतरों के बारे में खबरदार करने वाली टिप्पणी और आइंदा ऐसा न होने देने की प्रतिज्ञा के रूप में देख सकता था। लेकिन ओम बिरला की पिछली कार्रवाइयों और सिविल सोसाइटी राजनीति व मीडिया से असहमति की आवाजों को दबाने के लिए कार्यपालिका द्वारा काले कानूनों के इस्तेमाल की रोशनी में देखे जाने पर यह प्रस्ताव आपातकाल के खिलाफ जुबानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ नहीं लगता। ओम बिरला ने 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कई सारे विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के लिए अपनी शक्तियों का जिस प्रकार इस्तेमाल किया था, यह प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने के लिए एक राजनीतिक तिगड़म ज्यादा जान पड़ता है। वास्तव में सत्तारूढ़ भाजपा ने आपातकाल की घोषणा की आड़ लिए बगैर ही निकट अतीत में वैसी ही ज्यादतियों का सहारा लिया है। सरकार ने आपातकाल के नुकसानों की भरपाई करने और उसकी गंभीर गलतियों को नहीं दोहराने के लिए वाकई प्रतिबद्ध होती तो उसने निकट अतीत में वैसे ही कदमों का सहारा नहीं लिया होता। स्वतंत्र प्रेस पर हमले, विपक्षी प्रतिनिधियों को चुन चुनकर निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन व जांच एजेंसियों के इस्तेमाल और राजनीतिक कैदियों, एक्टिविस्टों व पत्रकारों को बगैर मुकदमा चलाए जेल में रखने के लिए एहतियाती नजरबंदी के काले कानूनों के इस्तेमाल के साथ साथ उनके खिलाफ आरोप मढ़े जाने में से देखा जा सकता है। यदि भाजपा ने ऐसा ही विकास किया था तो 18वीं लोकसभा में उसकी चुनावी नुमाइंदगी सिकुड़कर बहुमत के नीचे क्यों चली गई। हो सकता है कि 2024 के आम चुनाव का जनादेश सत्तारूढ़ दल को 1977 की तरह निर्णायक ढंग से ना ठुकराता हो। लेकिन यह तनिक भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह सत्तावाद के प्रतिरोध के लिए भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को सशक्त बनाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का अनुमोदन करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आपातकाल में संविधान की हत्या तक कहा। बीजेपी आपातकाल के बहाने कांग्रेस पर लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आगे रखकर 3 तरफा हमला किया गया है। सियासी दांवपेच के इस खेल में बीजेपी भी जहां कदम पीछे खींचने वाली। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून और 26 जून 1975 की मध्यरात्रि में ही इंदिरा गांधी सरकार के देश में आपातकाल लगाने की अनुशंसा पर अपने हस्ताक्षर कर देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। आपातकाल की पटकथा कुछ इस प्रकार लिखी गई कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी और खुद भी बड़े मार्जिन से जीती थी। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाली राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। देश में आपातकाल लगाए जाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 3 बार माफी भी मांगी। उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आपातकाल को गलत बताते हुए कांग्रेस की ओर से माफी मांगी थी। बीजेपी को खासकर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने पद की शपथ लेते वक्त संविधान के प्रति हाथ में थामना रास नहीं आया। इस पर सत्ता पक्ष को जवाब देना था। फिर 25 जून की तारीख भी आई। यह वही तारीख थी जब 50 वर्ष पहले इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया था। बीजेपी ने संविधान की रट के जवाब में कांग्रेस को आपातकाल से देना चाह रही है। सवाल है कि क्या अब विपक्ष संविधान पर सरकार को घेरना छोड़ेगी? अगर नहीं तो क्या संसद में शांति की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए? आपातकाल के नाम पर सरकार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परीक्षाओं में वर्चुअल लीक जैसे मुद्दों को गौण करना चाहता है। सरकार नहीं चाहती कि इन मुद्दों पर कोई चर्चा हो, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो कांग्रेस से बिना अपने सहयोगियों के दम पर लड़ सके, तथा इस बार विपक्ष भी कमजोर नहीं है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।